साल 2017 में एक फैमिली ने अपनी 70 साल पुरानी आइसक्रीम कंपनी 1020 करोड़ रुपए में बेच दी। एक ऐसा ब्रांड जो सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि गुजरात की पहचान बन चुका था। अब नॉर्मली देखा जाए तो ऐसी डील के बाद लोग रिटायर हो जाते हैं, लग्जरी कार्स खरीदते हैं, फॉरेन वेकेशंस पर चले जाते हैं और बाकी जिंदगी आराम से जीते हैं। लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ अलग थी, क्योंकि वही फैमिली कुछ साल बाद फिर से मार्केट में उतरती है और वो भी नई कंपनी के साथ। और यहाँ पर हैरान करने वाली बात यह है कि जो नई कंपनी थी वो मात्र 3 सालों के अंदर 2500 करोड़ की वैल्यूएशन को भी पार कर जाती है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है, आखिर 1020 करोड़ का सेफ एक्सिट लेने के बाद भी इस फैमिली ने दोबारा आइसक्रीम कंपनी बनाकर इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया। लेकिन जहाँ पर पुरानी कंपनी को ग्रो करने में 70 साल लगे थे, लेकिन इस नई कंपनी ने इसी ग्रोथ को कुछ ही सालों के अंदर कैसे अचीव कर लिया। लेकिन इस कहानी की शुरुआत कोई कॉर्पोरेट बोर्डरूम से नहीं बल्कि कराची की एक छोटी सी आइसक्रीम शॉप से होती है। साल था 1944 और जगह थी कराची, जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है। यहीं पर एक यंग इंजीनियर सतीश चोना मशीन से ज्यादा एक और चीज के दीवाने थे और वो थी आइसक्रीम। लेकिन उस टाइम पर बहुत कम लोगों को ये पता था कि आइसक्रीम का बिजनेस एक बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है, और उनमें से एक थे सतीश चोना। और सतीश चोना को तो यहाँ पर पूरा यकीन था कि आइसक्रीम की वजह से ही उनकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। और उसी जुनून के साथ उन्होंने कराची में एक छोटी सी आइसक्रीम शॉप शुरू करी। लेकिन फिर आया साल 1947। पार्टीशन ने लाखों लोगों की तरह चोना परिवार की जिंदगी भी हमेशा के लिए बदल दी। उन्हें अपना घर, अपना काम और अपनी बनाई हुई छोटी सी दुनिया सब कुछ छोड़कर इंडिया आना पड़ा। नई शुरुआत की पहली कोशिश देहरादून में हुई, लेकिन बात नहीं बनी। फिर वो इंदौर पहुंचे, जहां पर एक बिजनेस पार्टनर ने उनके साथ धोखा कर दिया और यहां पर उन्होंने फिर से शुरुआत की। लेकिन इस बार उन्होंने हार नहीं मानी और पूरी चोना फैमिली अहमदाबाद पहुंच गई, जहां पर रात भर सतीश चोना आइसक्रीम बनाते और सुबह उठकर अहमदाबाद की गलियों में उसे बेचने निकल पड़ते। न उनके पास पैसा था, न कोई बड़ी फैक्ट्री और न ही कोई बड़ा नाम, बस एक सपना था और उसी सपने को हकीकत में बदलने की एक जिद थी। और शायद उन्हें भी नहीं पता था कि अहमदाबाद की सड़कों पर एक ऐसी कहानी की नींव रखी जा रही है जिस कहानी को आगे चलकर पूरा देश सुनेगा। अब सतीश चोना को यहाँ पर लगने लगा था कि उनका सपना सच हो सकता है। उनकी शुरुआत हैंड कार्ड से जरूर हुई थी, लेकिन उनके आइसक्रीम का टेस्ट लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया कि बिना कोई एडवर्टाइजमेंट के उनका नाम पूरे अहमदाबाद में फैलने लगा। और इतने ही नहीं, एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को लेकर आता है और इसी तरह उनकी डिमांड बढ़ती चली गई। और जैसे ही डिमांड बढ़ी, उनका पहला आउटलेट अहमदाबाद में खुलता है। और अब शादियां, फैमिली फंक्शंस और बड़े ऑर्डर्स ने इस छोटे से बिजनेस को एक नई रफ्तार दे दी। और ये सब एक छोटा सा बिजनेस नहीं रहा, बल्कि लोग इसको पहचानने लगे थे। और इसी के साथ जन्म होता है एक ऐसे नाम का जो आने वाले सालों में गुजरात के हर घर तक पहुंचने वाला था, और वो था हैवमोर। और फिर कुछ ही सालों के बाद हैवमोर गुजरात के सेलिब्रेशन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया। फिर ये जो बिजनेस था, इसकी कमांड जाती है दूसरे जनरेशन के पास, यानी कि प्रदीप चोना के पास। और यहाँ पर प्रदीप चोना ये समझ चुके थे कि एक बड़ा ब्रांड सिर्फ टेस्ट से नहीं बल्कि एक मजबूत सिस्टम से बनता है। इसलिए उन्होंने कोल्ड स्टोरेज, सप्लाई चेन और स्टैंडर्डाइजेशन पर पूरा ध्यान दिया। मकसद एक था, गुजरात के हर कोने में कस्टमर को वही टेस्ट और वही क्वालिटी मिले। लेकिन चोना फैमिली का एक बड़ा बिजनेस डिसीजन अभी भी बाकी था। दरअसल इसके पीछे एक सोची समझी स्ट्रेटेजी थी कि चोना फैमिली ने अपने बिजनेस को पूरे इंडिया में एक्सपांड करने के बजाय गुजरात पर ही पूरा फोकस किया और यहीं पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई। फिर इसके बाद आइसक्रीम पार्लर के साथ रेस्टोरेंट्स भी खोले गए। और इस स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा फायदा ये था कि ये जो बिजनेस थे, एक दूसरे के लिए कस्टमर लेके आते थे। फिर इसके बाद ये जो बिजनेस था, ये थर्ड जनरेशन यानी कि अंकित चोना के हाथों में गया। अंकित चोना अमेरिका से पढ़ाई करके वापस लौटते हैं और आते ही उन्होंने ब्रांड को मॉडर्न आइडेंटिटी देना शुरू कर दिया। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ता गया और कुछ ही समय में हैवमोर का टर्नओवर लगभग 450 करोड़ तक पहुंच गया। अब तक सब कुछ सही डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन इसके बाद एक ऐसा ऑफर आता है जिसके बाद ये पूरी कहानी का डायरेक्शन ही बदल जाता है। देखिए, साल 2017 तक इंडिया का आइसक्रीम मार्केट काफी तेजी से बदल रहा था और यहाँ पर बात सिर्फ रीजनल ब्रांड की नहीं हो रही बल्कि पूरे देश के अंदर ये रेस चल रही थी। एक तरफ अमूल, वाडीलाल और क्वालिटी वॉल जैसे ब्रांड थे जो एग्रेसिवली एक्सपांड कर रहे थे। लेकिन हैवमोर के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था, क्या वो गुजरात से बाहर निकलकर नेशनल लेवल पर कॉम्पीट कर सकता है या फिर नहीं, क्योंकि नेशनल ब्रांड बनने की कीमत काफी ज्यादा बड़ी थी। और इस कीमत के अंदर नई फैक्ट्री, बड़ा कोल्ड चेन नेटवर्क, हजारों फ्रीजर और एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन
नेटवर्क और एक ऐसा मार्केटिंग बजट जो हर साल बढ़ता है। और अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट, क्योंकि इसी सब के बीच में एक साउथ कोरियन कंपनी लोटे ने हैवमोर को एक बहुत बड़ा ऑफर दिया, तकरीबन 1020 करोड़ का। और ये एक ऐसा ऑफर था जो किसी भी फैमिली बिजनेस की किस्मत बदल के रख सकता था। और चोना फैमिली के लिए ये सिर्फ पैसे का सवाल नहीं था, ये उस कंपनी का सवाल था जिसे पिछली 3 पीढ़ियों ने मिलकर खड़ा किया था। और आखिरी में फैमिली ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इस डील के अंदर एक शर्त छुपी हुई थी और वो था एक नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट का मतलब था कि कंपनी बेचने के बाद चोना फैमिली कुछ सालों तक आइसक्रीम बिजनेस के अंदर वापस नहीं आ सकती। और यहाँ पर बात उस आदमी की थी जिसकी पहचान ही आइसक्रीम बेचकर बनी थी, लेकिन अब उससे कह दिया जाए कि अब आप इस दुनिया से दूर रहेंगे जिस दुनिया को उसने खुद ने बनाया है। देखिए, हैवमोर सेल करने के बाद पूरी की पूरी फैमिली मुंबई शिफ्ट हो जाती है और यहाँ पर इनके पास पैसे की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर अंकित चोना के लिए सिर्फ पैसा जरूरी नहीं था, बल्कि एक बार फिर से कुछ बड़ा खड़ा करना था। क्योंकि नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट की वजह से वो वापस से आइसक्रीम बिजनेस के अंदर तो कुछ भी नहीं कर सकते थे, लेकिन इसी सब के दौरान उन्होंने एक और नया वेंचर शुरू किया जिसका नाम था फैब। और इस वेंचर की वजह से उन्हें कंज्यूमर मार्केट को बिल्कुल नए तरीके से समझने का मौका मिला। और जब कोविड पैंडेमिक आया तो लोगों की जिंदगी ही नहीं बदली, बल्कि प्रोडक्ट खरीदने का तरीका भी बदल गया, क्योंकि अब कंज्यूमर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे थे, वो एक्सपीरियंस, कन्वीनियंस और स्पीड को भी इम्पोर्टेंस दे रहे थे। और सोशल मीडिया की वजह से नए ब्रांड कम समय के अंदर लाखों लोगों तक पहुंच पा रहे थे। और क्विक कॉमर्स ने भी शॉपिंग को काफी ज्यादा आसान बना दिया था, क्योंकि ब्रांड की जीत अब सिर्फ उसका टेस्ट नहीं, बल्कि पैकेजिंग, प्रेजेंटेशन, डिजिटल विजिबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हर एक चीज मैटर कर रही थी। और अंकित चोना इन सभी चेंजेस को बिल्कुल ध्यान से नोटिस कर रहे थे और उन्होंने ये सोच के रखा था कि जब भी वो आगे आइसक्रीम बिजनेस के अंदर लौटेंगे तो सब कुछ पहले से अलग होगा। और धीरे धीरे अंकित चोना ने एक और नया ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया था, क्योंकि अब की बार वो सिर्फ आइसक्रीम नहीं बेचेंगे, बल्कि मॉडर्न कस्टमर के हिसाब से अपने पूरे ब्रांड को डिजाइन करेंगे। और जैसे ही साल 2022 के अंदर उनका नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट खत्म हुआ तो उन्होंने एक मिनट भी वेस्ट नहीं किया। उनके पास अब की बार सिर्फ पैशन नहीं, बल्कि पूरी 3 जनरेशन का एक्सपीरियंस भी था। और इसी एक्सपीरियंस की वजह से उन्होंने बिल्कुल एक नई स्ट्रेटेजी से शुरुआत करी। ब्रांड को लॉन्च करने से पहले सबसे पहले पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया। अहमदाबाद के पास बावला के अंदर लगभग 100 करोड़ का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया गया। सबसे पहले फैक्ट्री और प्रोडक्शन सिस्टम बनाया गया, उसके बाद कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को तैयार किया गया। और जब पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया तो होको को पूरे मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया गया। और यहाँ पर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, बल्कि प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी भी उतनी ही ज्यादा यूनिक थी। जहाँ मार्केट में दूसरे ब्रांड ट्रेडिशनल फ्लेवर के ऊपर फोकस कर रहे थे, वहीं होको ने चारकोल, इलायची, स्ट्रॉबेरी, चीज केक, आमची, मैंगो और बाकी सारे प्रीमियम फ्लेवर के ऊपर फोकस किया। और कुछ ही समय में कंपनी ने 150 से ज्यादा स्क्यूज यानी कि अलग अलग प्रोडक्ट और वेरिएंट्स मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिए। और अंकित चोना ये अच्छी तरीके से जानते थे कि आइसक्रीम का सिर्फ टेस्ट ही नहीं, बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा होना चाहिए। और इसी वजह से उन्होंने 3300 से ज्यादा पुश कार्ड और 200 से ज्यादा ब्रांडेड पार्लर लॉन्च किए। और ब्रांड को स्विगी, इंस्टामार्ट और ब्लिंकिट जैसे क्विक कॉमर्स के जरिए कंज्यूमर तक पहुंचाया गया, जहां से इम्पल्स बाइंग सबसे ज्यादा होती है। और यहाँ पर ब्रांड सिर्फ उसके टेस्ट को लेकर फेमस नहीं था, बल्कि ब्रांड को कैमरा और सोशल मीडिया के लिए भी डिजाइन किया गया था। और ब्रांड की ब्राइट पैकेजिंग, यूनिक प्रेजेंटेशन और नए फ्लेवर की वजह से लोग इसे सिर्फ पसंद ही नहीं कर रहे थे, बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर शेयर भी कर रहे थे। और इसी पॉपुलैरिटी की वजह से साल 2024 के अंदर इसका रेवेन्यू लगभग 32 करोड़ रुपए था। वहीं साल 2025 के अंदर 220 करोड़ रुपए और साल 2026 के अंदर लगभग 530 करोड़ के पार जा चुका है। मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन और मॉडर्न कस्टमर स्ट्रेटेजी की वजह से ये ब्रांड बड़ी तेजी से ग्रोथ कर रहा था। लेकिन यहाँ पर ब्रांड की कहानी सिर्फ ग्रोथ नंबर्स पर ही खत्म नहीं होती है। और अब ब्रांड के सामने प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन रखना और गुजरात से बाहर निकलकर अमूल और वाडीलाल जैसे ब्रांड के साथ कॉम्पीट करना एक नया चैलेंज बन चुका था। और इतने सारे चैलेंज होने के बावजूद भी कंपनी ने लगातार अपना नेटवर्क बढ़ाया, नए शहरों तक पहुंची और अपनी ग्रोथ को मेंटेन रखा। और सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर होको इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंज्यूमर ब्रांड के अंदर शामिल हो गया। और यहाँ पर चोना फैमिली ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि कभी कभी असली जीत वही होती है जब पूरी दुनिया को लगे कि आपका गेम अब खत्म हो चुका है। वैसे आप सभी को होको की इस पूरी कहानी से क्या कुछ नया सीखने को मिला, मुझे नीचे एक बार कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। और ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए जस्ट डू फॉलो एंड सब्सक्राइब।